Welcome buddies to my YouTube channel Journey Class Chemistry Class 12 Physics Chapter number 7 Alternating Current। आज लेक्चर नंबर 5 में हम स्टार्ट करेंगे पावर इन एसी सर्किट्स। अब पावर इन एसी सर्किट्स जो है उसमें पावर फैक्टर आता है और एक वाटलेस करंट आता है। वो ईयर 2020 एंड 2021 सिलेबस के लिए डिडक्टेड ऑलरेडी है, लेकिन हम उसे कवर करेंगे बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आगे भी आ सकता है, अगले साल इंक्लूड हो सकता है, बट यहाँ पर हमें करना ज़रूरी है। पावर इन एसी सर्किट्स। अब एसी सर्किट्स इमेजिन कर सकते हैं, एसी सर्किट्स हैं उसमें इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर होगा। एलसीआर सर्किट्स होगा, उसमें एसी करंट हमने पास किया हुआ है, तो हमें पहले से ही करा हुआ कि वोल्टेज जो होगी वो होगी वी एम साइन ओमेगा टी, और जो करंट होगा उसमें होगा आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। दैट इज जो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू वी आई। वी और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेयर 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास। अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लगानी है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है। तो ये वी एम आई एम टू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। अब यहाँ पर जो हमें लगानी है देयर इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 साइन ए साइन बी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, तो साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, तो वी एम आई एम, वेयर वी एम इज द मैक्स वोल्टेज, आई एम इज द मैक्स करंट अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 एंड माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो हमारे पास ये होगा। एंड देन नेक्स्ट वी हैव वी एम आई एम बाई 2, ओमेगा टी कैंसिल, और यहाँ ओमेगा टी प्लस कॉस माइनस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब कॉस माइनस 5 करेंगे तो कॉस 5 ही होता है, साइन में माइनस का चेंज आता है, साइन माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस साइन 5, बट कॉस माइनस 5 इज इक्वल टू कॉस 5। सो वी एम अपॉन 2 इंटू आई एम इंटू कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब टी का एवरेज लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि पावर हमारे पास एवरेज में लेना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज द एवरेज पावर ओवर साइकिल इज गिवन बाय द एवरेज ऑफ 2 टर्म्स इन RHS। RHS में 2 टर्म्स से रखें, वी एम आई एम बाई 2 और cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। इट इज़ द ओनली सेकेंड टर्म विच इज़ टाइम इंडिपेंडेंट। सेकेंड टर्म जो कॉस वाली टर्म है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें टी आ रहा है। अब टी आ रहा है, इट्स एवरेज इज 0, क्योंकि टी आ रहा है तो एवरेज इसकी 0 है, क्योंकि पहले ही करा था कि एवरेज लेंगे तो एक इंस्टेंटेनियस पर तो 0 होगी, और इंस्टेंटेनियस को ऐड करेंगे तो वहाँ एवरेज जो आएगी वो 0 ही आए। सो कॉस वाली टर्म्स तो 0 होगी जहाँ पर ओमेगा टी आ रहा है, डी टी जहाँ आता है, ओमेगा टी जहाँ आता है, टाइम का टी जहाँ आता है वो तो 0 होगी, यानी कि कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास 0 होगी। अब जो हमारे पास सफिशिएबल वैल्यू बची जिसे हम आगे का काम कर सकते हैं वो है वी एम आई एम ए कॉस 5/2। नाउ द एवरेज पावर इज रिटन एज वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस 5, और इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो वी एम अपॉन √2 और आई एम अपॉन √2, मतलब उनकी मैक्सिमम वैल्यू से हम √2 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में जैसे किया था कि जो वैल्यू है उसको IRMS को √2 से डिवाइड कर दिया, तो उससे नीचे की जो करंट थी उससे नीचे करंट नहीं फ्लो होती थी, और ना हमें वॉइस हमें सुनाई देती थी जब हम रेडियो या फिर टेलीविज़न में कुछ भी सुनना देखना चाहते हैं। तो जो √2 IRMS जितना मैक्स करंट है वो उससे √2 उसका 1/√2 टाइम्स कर दें तो उससे नीचे के करंट नहीं फ्लो होती है और ना ही हमें
वॉइस सुनाई देती है। यहाँ पर भी वही है, वी एम अपॉन रूट टू एंड आई एम अपॉन रूट टू इज रिटन एज वी आर एम एस एंड आई आर एम एस सिंपली वी आई कॉस फाइव, वेयर कॉस फाइव इज रिटन एज पावर फैक्टर, क्योंकि फाइव पर कुछ डिपेंडेंट करते हैं रेजिस्टेंस सर्किट्स, इंडक्टिव सर्किट्स एंड कैपेसिटेंस सर्किट्स वी पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इसको रिटर्न राइट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर जेड कॉस फाइव, वेयर जेड इज द इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस ही है ये एक तरह की, तो आई स्क्वेयर जेड कॉस फाइव, वी आई आर के इक्वल है तो वी की जगह हमने आई आर रख दिया, तो आई आर, आर की जगह जेड यूज़ करेंगे इम्पिडेंस, यहाँ पर एसी सर्किट्स में हम जेड यूज़ करेंगे। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स है तो उसके लिए कॉस फाइव हमारे लिए हो जाएगा ज़ीरो, कॉस फाइव, फाइव एंगल ज़ीरो हो जाएगा, फाइव एंगल ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू वन। अगर हमारे पास प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स है तो सर्किट्स में जो है पाई बाई टू इनकी 90 कॉस 90 ज़ीरो होगा, कॉस 90 ज़ीरो होगा तो पावर भी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एल सी आर सर्किट्स, एल सी आर सर्किट्स में और जहाँ पावर ज़ीरो होगी, कैपेसिटिव है इंडक्टिव है, पावर ज़ीरो होगी तो वो वाटलेस करंट हो गया, क्योंकि उसमें वॉट्स आई नहीं, पावर नहीं आई तो वाटलेस करंट हो गया। एल सी आर सर्किट्स में चाहे एक्स सी और एक्स एल की वैल्यू सेम हो तो एक्स एल माइनस एक्स सी ज़ीरो होगा, और अगर फाइव भी ज़ीरो है तो हमारे पास जो कॉस फाइव की वैल्यू बन जाएगी वन, और पी हो जाएगा सिंपली आई स्क्वायर जेड, वेयर दिस पावर इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन सर्किट्स थ्रू आर रेजोनेंस, रेजोनेंस के उससे वैल्यू से या मैक्सिमम पावर बन जाएगी आई स्क्वायर जेड। तो दैट्स ऑल फॉर द पावर इन एसी सर्किट्स। अ नोट टू रिमेंबर, पावर फैक्टर और वाटलेस करंट इस साल के 2020 एंड 2021 सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी करना ज़रूरी है। दैट्स फॉर पावर इन एसी सर्किट्स। Now our next topic will be LC oscillations. L और C की जो oscillation होती है एक सर्किट में when they are placed parallel to each other, उसी को हम कहेंगे L और C की oscillations, और जिस सर्किट में ये होती है उसको हम कहते हैं LC ऑसिलेटर। कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिंपल है हमारे पास। कैपेसिटर को पहले हमने सेपरेटली चार्ज कर लिया, देन उसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया वेयर इंडक्टर इज पैरेलल टू द कैपेसिटर। अब जस्ट कनेक्ट करते हैं टाइम टेंड्स टू ज़ीरो, टाइम बिल्कुल कम हुआ, मतलब जस्ट हमने कनेक्ट किया तो कैपेसिटर के पास अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। जस्ट आफ्टर 0 to 1 सेकेंड तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट, जो नेगेटिव प्लेट है बॉटम प्लेट है हमारे पास, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे। एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। जो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले क्लियर किया हुआ है उसमें भी हमने देखा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, वेदर द चार्ज हैज़ पॉजिटिव तो नेगेटिव फ्रॉम अर्थ कम्स दैट एंड नलीफाई द पॉजिटिव चार्ज, और अगर वहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव सीधा सीधा अर्थ में मूव करता है। सो नेगेटिव चार्ज मूव कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज मूव कर दूसरी प्लेट पॉजिटिव के पास आएंगे, वहाँ पर आकर वो चार्ज को नलीफाई करेंगे, और कुछ समय के बाद हमें दिखेगा कि करंट जो है वो स्टार्ट हुआ है फ्लो करना, कि करंट को हमने रास्ता दिया, जो करंट चार्ज करके रखा था कैपेसिटर में उसको रास्ता दिया तो चार्ज जो है वो चलना स्टार्ट हुए। चार्ज चलना स्टार्ट हुए, इनकी जो चार्ज कैपेसिटर का है वो नेगेटिव तो डिक्रीज़ हो रहा है, ऊपर आके वो पॉजिटिव को डिक्रीज़ कर रहा है, उसकी वजह से जो चार्ज हमारा जो करंट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और चार्ज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। अब किरचॉफ्स लूप रूल को अगर हम यहाँ ले आएँ तो जो पोटेंशियल है कैपेसिटर का वो पोटेंशियल है इंडक्टर का भी। सो अगर हम इस लूप रूल की बात करें तो VL या VC माइनस VL, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो माइनस ले लेंगे, VC माइनस VL इज इक्वल टू ज़ीरो। सो लेट अस लुक एट दैट। सो अब इस सर्किट में चार्ज फ्लो कराने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पहले थी, अब इसमें आ गई मैग्नेटिक एनर्जी भी, क्योंकि सोलेनॉइड में चार्ज पास करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल
एज वी सी वी सी माइनस वी एल इज इक्वल टू 0 और वी सी हमारे पास है क्यू बाई सी एंड वी एल हमारे पास दैट इज एल डी आई बाई डी टी। अब आई की इक्वेशन में पता है कि आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस इसलिए क्योंकि चार्ज जो है वो डिक्रीजिंग फैक्टर में है और चार्ज जो है वो डिक्रीजिंग फैक्टर में है और करंट जो है इंक्रीजिंग फैक्टर में है। तो चार्ज माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा और चार्ज माइनस माइनस होके करंट प्लस हो जाएगा और चार्ज जो है वो माइनस में चल रहा है। नाउ अब उस आई को पुट कर देते हैं अगली इक्वेशन में, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी और माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये चार्ज यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा क्यू बाई सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन एल टी स्क्वायर, टोटल 0 के इक्वल है। अब क्यू एल सी हमारे पास जो है क्यू, अब टोटल इक्वेशन एल से डिवाइड कर देंगे, क्यू अपॉन एल सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन एल डी टी स्क्वायर, एल से एल कैंसल। अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये कहीं ना कहीं से मैच करती है। अब ये मैच करती है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन से, जो हमने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 14 आई थिंक उसमें पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स एक्स सेम है, यहाँ भी चार्ज और चार्ज सेम है, डी टी स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर जो यहाँ पर है वो 1 अपॉन एल सी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बाकी सब सेम है और ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ एल सी 1 अपॉन एल सी के इक्वल हो जाएगा। So by comparing the previous equations, we get omega square is equal to 1 by c, or we can say omega naught is equal to omega naught, or we can denote omega is equal to 1 upon under root LC। अब इस इक्वेशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज को ओमेगा नॉट को कहेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, जो हमें रेडियो और टीवी के केसेस में भी पढ़ी थी कि ओमेगा नॉट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम करंट, मैक्स करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, जिसमें एक्सेल जो रेजिस्टेंस बाय इंडक्टर और रेजिस्टेंस बाय कैपेसिटर जो सेम होते थे दोनों में, और उसकी वजह से करंट जो है मैक्स जाता था, उसकी वजह से हमें क्वालिटी ऑफ वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर मिलती थी। अब यहाँ पर हमने दोबारा से ये मिली है, तो इसका मतलब जो हमारे पास है कि ये भी उसी की तरह वर्क करेगा, यानी कि इसमें भी ऑसिलेशंस होंगे। फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन होते थे साइनसॉइडल ग्राफ में, इसके भी ऑसिलेशंस होंगे, बट हेंस दिस इज नॉट अ फुलफिल्ड इक्वेशन। अब ये एसएचएम में हमने पढ़ी हुई है, एसएचएम में हमने पढ़ी हुई है, तो इक्वेशन का रिजल्ट हमें मिलता है दैट इज इक्वल टू y is equal to a sin omega t plus phi, where phi is the phase constant in this equation। अब यहाँ पर y का काम हमारे पास चार्ज कर रहा है और a का काम हमारे पास q मैक्सिमम दैट इज द चार्ज मैक्सिमम जितना कैपेसिटर के पास है। अब इसमें जो cos वहाँ पर sin ओमेगा t प्लस फाई है, यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू cos ओमेगा t प्लस फाई। अब cos का डिफरेंस, यहाँ cos का जो रिलेशन है वो क्यू एम के साथ है, क्योंकि क्यू एम जो मैक्सिमम चार्ज है वो अक्रॉस टाइम के साथ बढ़ता है, एज वेल एज कॉस चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज होगा, चार्ज घटेगा, आई बढ़ेगा। अब जो कॉस का हमारे पास रिलेशन है, कॉस भी टाइम के साथ यानी कि अपने एंगल के साथ वो भी डिक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 90। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो 1 to 0 ये जाता है, डिक्रीज होता है। अब एट टाइम इंस्टेंटेनियस लेंगे तो टाइम एट इंस्टेंटेनियस टाइम 0 हो गया, तो ओमेगा टी तो 0 हो गया, फाई बचा, फाई हमने ले लिया 0, फाई हमने ले लिया, कॉस फाई ले लिया हमने 1, एंड कॉस फाई जो लेने के बाद हमारे पास जो थीटा बनेगा, कॉस फाई की वैल्यू है 0 डिग्री और कॉस फाई की वैल्यू है 1। अब हमारे पास जो करंट इसमें से बनेगा दैट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, जो कि हमने पहले ही देख रखा है। अब जो हमारे पास आई की वैल्यू आई या क्यू की वैल्यू आई, क्यू की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे डी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस
फाई, जैसे कि यहाँ हमें देखने को मिली कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. So by this we can say I is equal to क्यू एम ओमेगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी बाई डी टी के बाद क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, where क्यू एम ओमेगा is written as आई एम. आई एम is the peak current in the circuit. So now let us look at the final overview जो हमारे पास इस ऑसिलेशन में आता है. So as we look in the NCERT, कुछ ऐसी से ऑसिलेशंस यहाँ पर हमारे पास होंगी. अब जो पहला फिगर हमारे पास आता है, पहली तो दो इक्वेशन आती है हमारे पास, Q इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी. सो नाउ अब जो हमारे पास Q का ग्राफ है वो फर्स्ट ग्राफ है. साइनसोइडल होंगे हमारे पास पहले ही पता है, क्योंकि जो Q एंड I है उसमें साइन और कॉस के फंक्शंस आ रहे हैं, यानी कि जो साइन और कॉस के फंक्शंस हैं वो 0 to 1 की तरफ, 0 से 1 और 1 से 0 की तरफ जाते हैं, ऑसिलेट करते हैं, यानी कि ये साइनसोइडल ग्राफ होने वाला है. साइन कॉस फंक्शंस के देखने के बाद हमें पता लगता है ये. सो अगर हम इस फंक्शंस को देखें Q एंड I को, तो हमें पता लगेगा कि कॉस और साइन के जो फंक्शंस हैं वो 0 to 1 की तरफ जाते हैं, और उससे हमें लगता है कि साइनसोइडल ग्राफ जो है बनने वाला है, ऑसिलेशन होने वाली है. नाउ Q देखें तो क्यू एम कॉस ओमेगा टी. अब कॉस की वैल्यू जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है, जाती है 0 तक, 90 तक. सो अगर हम कॉस 0 रखें तो कॉस 0 पर Q इज इक्वल टू क्यू एम. Q इज इक्वल टू क्यू एम तो Q मैक्स होगा. तो यहाँ पर देखने पे ग्राफ पता लगेगा कि ग्राफ जो है वो ऊपर से शुरू हो रहा है. जैसे जैसे हम 90 यानी कि पाई बाई 2 तक जाएंगे, पाई बाई 2 तक जाएंगे तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0. सो ग्राफ जो है पाई बाई 2 पे वो नीचे आ रहा है. ऐसा ही अगर हम देखें I पर, तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. साइन की वैल्यू 0 से शुरू होती है, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0. सो I के जो ग्राफ है वो देखिए 0 से शुरू हो रहा है, और जो पीक पर जा रहा है वो 90 पर जा रहा है. पीक पर जो जाएगा वो 90 पर जाएगा. सो देयर इट इज द फंक्शंस. अब जो ओमेगा की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, ओमेगा टी यानी थीटा की वैल्यू पुट कर करके ये साइनसोइडल ग्राफ हमारे पास बन जाएगा. अब हम उस सर्किट्स में देखें तो सर्किट्स में जो पहले ही एट टी टाइम 0, तो पहले हमने देख लिया कि जो टी टाइम 0 पर जो हमारे पास होते हैं वो कुछ भी यहाँ पर नहीं होता. जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो एकदम एट एन इंस्टेंट कुछ नहीं शुरू होता. सो अब फर्स्ट केस में एट एन इंस्टेंट चार्ज फ्लो करना शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पर जाना शुरू होगा सेकेंड फेज में. अब सेकेंड फेज में हमारे पास जब जाना शुरू होगा, देन करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट होगा, क्योंकि चार्ज अपनी जगह से जब पॉजिटिव पर आ गए. देन जो करंट अगर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, और मैग्नेटिज्म जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. देन चार्ज हो गया नल, बिल्कुल 0, तो करंट पहुंच गई मैक्सिमम पे, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई. अब जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, देन अब जो इंडक्टर चाहता है कि फ्लक्स चेंज ना हो, तो अब वो बैक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ भेजना स्टार्ट करेगा. देन अब बैक ईएमएफ भेजना स्टार्ट करेगा, तो नहीं चाहता कि करंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो. सो इट विल डू अपोजिट टू द करंट जो कैपेसिटर से आ रहा है. अब कैपेसिटर से अपोजिट करंट जो आ रहा है वो जो इंडक्टर से करंट निकला है उसको अपोज करेगा. देन करंट विल बी द मिनिमम. तो उसकी वजह से जो कैपेसिटर है उस पर उल्टा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव. देन द बैक ईएमएफ स्टॉप्स द करंट, और ऐसे करते करते करंट विल बी द मिनिमम, और वही फेज आ जाएगी जो हमारे इनिशियल फेज थी. इनिशियल फेज, लेकिन जो कैपेसिटर प्लेट है वो नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव. तो ये ऐसे ही ऑसिलेशन, ये हाफ स्टेज है, ऐसे ही ऑसिलेट करके ये वापस इनिशियल स्टेज पर आएगा जब पाई 2 पाई हो जाएगा. अभी पाई तक है ये हाफ स्टेज, जब पाई 2 पाई हो जाएगा ये फिर ऑसिलेट करके फिर आएगा. तो दैट इज कॉल्ड LC ऑसिलेशन, एंड दैट सर्किट इज कॉल्ड LC oscillator. So that's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.